बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अली सलमान जी टीवी तमाम नाजरीन को इस जश्न वर्ल्ड कप की आखिरी एपिसोड में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे बिल आखिर कौन अगले वर्ल्ड कप तक के लिए, अगले T20 वर्ल्ड कप तक के लिए कौन होगा T20 वर्ल्ड कप का फातेह और कौन होगा इस फातेह रहने का एजाज़ हासिल करने वाला कंट्री। तो अब से थोड़ी देर पहले इस बात का फैसला उस वक्त हो गया कि जब ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों के नुकसान पे मतलूबा 173 रन का हदफ हासिल करते हुए ICC वर्ल्ड T20 इवेंट अपने नाम किया और न्यूजीलैंड की टीम को फाइनल में शिकस्त दी। GTV की जानिब से, हम सब की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद ऑस्ट्रेलियन टीम को, क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त दी थी, लोग एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जिस पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ खेल रहा है, जिस एटीट्यूड के साथ खेल रहा है, जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा है, उसको पकड़ना काफ़ी मुश्किल होगा न्यूजीलैंड के लिए। और आज ऑस्ट्रेलियन टीम ने इस बात को साबित भी किया। तो ज़बरदस्त विक्ट्री रही, लेकिन साथ साथ न्यूजीलैंड की टीम ने फाइनल तक रसाई हासिल की। क्रेडिट गोज़ टू न्यूजीलैंड ऑल्सो। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान ने भी क्रिकेट खेली, तो पाकिस्तान में भी जो अवाम है उनका जो पाकिस्तान की टीम के साथ जो जिस तरह से उन्होंने वाबस्तगी जाहिर की है, जिस तरह से उन्होंने अपनी मोहब्बतों का इजहार किया है, उसके लिए यकीनी तौर पर पाकिस्तान की टीम डिजर्व भी करती थी, क्योंकि गो के पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप अपने नाम नहीं किया। लेकिन इस इवेंट में नज़र आया कि पाकिस्तान की टीम ने बहुत जम के खेला और मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त किया। इस टूर्नामेंट को हम एनालाइज भी करेंगे, आज के मैच को भी एनालाइज करेंगे, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से अच्छी खबर यह है कि सिंध की टीम ने सेकंड 11 की चैंपियन होने का एजाज़ अपने नाम कर लिया है। इससे पहले माजी में भी वो जो थे वो माजी में भी सेकंड 11 में वो चैंपियन बने थे। इसके अलावा उन्होंने वनडे ट्रॉफी भी अपने नाम की थी और अब इस साल उन्होंने T20 टूर्नामेंट अपने नाम किया और अब जो है वो सेकंड 11 का इवेंट भी अपने नाम किया। तो उसके लिए यकीनी तौर पर जो सिंध के कोच हैं गुलाम अली, जफ़र इकबाल और ये कप्तान सैफुल्लाह मंगश, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। साथ साथ वेस्ट इंडीज़ की विमेन टीम को आज मुकाबला था जनाब पाकिस्तान की विमेंस टीम के साथ, और तीसरा मैच भी वेस्ट इंडीज़ की विमेन टीम ने अपने नाम किया और सीरीज़ 3-0 से अपने नाम कर ली। स्टेफनी टेलर ने यहाँ पे सेंचुरी की, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। इसके अलावा जो नेशन थी उनकी प्लेयर, उन्होंने 50 रन की बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली। तो बहुत सारी बातें क्रिकेट के हवाले से आज के दिन करने के लिए, और आज मेरे साथ मौजूद हैं हमारे तीनों ज़बरदस्त पैनलिस्ट के जिनको थ्रू आउट द इवेंट आप देखते रहे, इस जश्न वर्ल्ड कप में आप देखते रहे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के यंगेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर हसन रजा साहब। हसन, वेलकम टू द शो। कैसे हैं? कैसे हैं? आप ठीक हैं? खैरियत से? थैंक यू वेरी मच फॉर एंटायर टीम जी स्पोर्ट्स की तरफ से। आखिरी एपिसोड भी आज और थ्रू आउट हम वर्ल्ड कप पे बॉल टू बॉल फोकस रहे और बड़ा अच्छा मैचेस हुए देखने को मिले। ऑस्ट्रेलिया को मुबारकबाद कि आज बड़ा ज़बरदस्त मैच उन्होंने जीता और फाइनल जीत के जो है वो अपने नाम किया ऑस्ट्रेलिया। राइट है। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सवे वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद साहब। सर, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक। एंजॉय किया आपने वर्ल्ड कप? डेफिनेटली बहुत इन्जॉय किया और ख़ासकर सेमीफाइनल्स बहुत इन्जॉय किए। फाइनल तो एंड में आके बिल्कुल वन साइडेड कर दिया। एक्सपेक्ट कर रहे थे आप ये? एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, स्कोर ठीक कर लिया था। और कल जैसे हमने बात की थी कि एवरेजेस के हिसाब से न्यूजीलैंड को ये मैच जीतना चाहिए था और केन विलियमसन जब मैंने कल कहा था कि ड्यू थी उनके ऊपर इनिंग, और आज जिस तरह वो जिस स्ट्राइक रेट से खेले, आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली। लेकिन ऑस्ट्रेलियन जो है वो ज़्यादा तैयारी करके आए थे, जिस तरह मार्श और वार्नर ने स्टार्ट लिया है, एब्सोल्युटली अमेजिंग, और बहुत पॉजिटिव क्रिकेट खेली और बहुत इजीली मैच निकाल गए। बहुत इजीली मैच निकाला। महमूद हामिद साहब का ये कहना है, जो तीसरी शख्सियत मौजूद हैं, इनकी शोहरत मकबूलियत पाकिस्तान से बाहर बहुत ज़्यादा है। ये नहीं भी होते फिर भी शो में इनका तस्करा रहता है, इनका जिक्र रहता है, इनके फैंस इनको याद करते हैं, मिस करते हैं इनके फैन इनको। मेरे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली कमर रज़ा हिफ़्ज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम अली। और बहुत ज़बरदस्त आज T20 वर्ल्ड कप का आखिरी मार्का ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया और बहुत ज़बरदस्त मैं बोलूँगा ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जिस तरह से पजीराई इनको मिली फाइनल तक खेलने की, और जो सेमीफाइनल में जिस तरह से उन्होंने खेल कर आए, वो खासतौर पे मैथ्यू वेड, आज मिच मार्श, यानी कि सब ने मिलकर धोया है उस पूरे वर्ल्ड कप में सबको, और आखिरकार वर्ल्ड कप ले उड़े। ठीक है, ये सब ने मिलकर धोया है, लेकिन इस धोने की जो खुशी में जो है आपको पता है कि हम जो है यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का तकाजा यही है कि हम अच्छी क्रिकेट को, अच्छे मोमेंट को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो हम जाएंगे विनिंग मोमेंट की तरफ, लेकिन साथ साथ आपको पता है कि विनिंग मोमेंट हम एंजॉय करते हैं डेयरी मिल्क की इस चॉकलेट के साथ। चिप्स का पैकेट सबसे पहले उठाने वालों में हसन रजा होते हैं और चॉकलेट उठाने वालों में हमारे अपने जो है महमूद हामिद साहब होते हैं। महमूद हामिद साहब ने चॉकलेट इस वक्त ग्रैब कर ली है। हसन रजा चिप्स के
सेगमेंट के इंतजार में, लेकिन हम इनको चॉकलेट भी जरूर खिलाएंगे। खबर दैफी साहब के हाथ में भी आ गई चॉकलेट। और जनाब जब सब खा रहे हैं तो फिर मैं इस विनिंग मोमेंट में कैसे पीछे रह सकता हूं। हमारे तीनों क्रिकेट एक्सपर्ट्स के पास, एनालिस्ट के पास चॉकलेट्स सब मौजूद हैं और वो चॉकलेट्स को एंजॉय कर रहे हैं और विनिंग मोमेंट को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस पूरे वर्ल्ड कप में हमारा शो के दौरान भी खाना पीना जो है वो काफ़ी चलता रहा और ये गुफ्तगू भी चलती रही है, चिट चैट भी चलती रही, थोड़े थोड़े झगड़े भी आपस में हुए हैं, लेकिन आपस की मोहब्बत बढ़ाते हैं। जो छोटे छोटे इख्तिलाफात होते हैं, छोटे छोटे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ज़रा समरी पे एक नज़र डालेंगे इस मैच में क्या हुआ और फिर प्रोग्राम को फिर आगे भी बढ़ाते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने समरी इस फाइनल मैच की कि जहां पर पहले बैटिंग की न्यूजीलैंड ने 172 किए 4 विकेटों के नुकसान पे और फिर जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी आसानी के साथ 18.5 ओवर्स में इस टारगेट को चेस कर लिया। महज 2 विकेटों के नुकसान पे मिचेल मार्श 77 रन के साथ नाकाबिल शिकस्त रहे। वार्नर ने 53 रन की इनिंग खेली। महमूद भाई, इस पूरे टूर्नामेंट में ये रहा विन द टॉस विन द मैच। आपको लगता है कि इस चीज़ ने थोड़ा सा इस मज़े को किरकिरा किया? हाँ, ये डेफिनेटली, क्योंकि अगेंस्ट पाकिस्तान जब सेमीफाइनल स्टार्ट हुआ तो टॉस जैसी ऑस्ट्रेलिया ने जीता तो बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी बाबर आजम की भी गिरी। हर टीम की बॉडी लैंग्वेज गिर रही थी टॉस हारने के बाद, क्योंकि उनको लगता था कि सेकंड बैटिंग करने वाले को एडवांटेज होगा। और आपने देखा भी इस टूर्नामेंट के अंदर कि जब 2 अच्छी टीमें टकराई हैं और जिसने टॉस जीता है उसको एडवांटेज हो गया, वो बहुत इजी मैच जीता। पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया टॉस जीता, 10 विकेटों से मैच जीता, 150 इजीली चेज हुआ। सेमीफाइनल्स उठा के देख लें आप, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का उठा लें, फाइनल देख लें, तो सारे मैच ऐसे हुए कि, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए उसूलन कि टॉस के ऊपर जो है वो फैसला हो जाए और एक टीम जो है बिल्कुल गिर जाए। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसको सोचना पड़ेगा आईसीसी को कि जो कंडीशंस होनी चाहिए दोनों टीमों के लिए सेम होनी चाहिए, पहले बैटिंग करने वाले के लिए भी और सेकंड बैटिंग करने वाले के लिए। हसन, आप क्या कहते हैं? जिस तरह मैं महमूद भाई ने कहा कि सोचना चाहिए आईसीसी को, पहले ये इवेंट हो रहा था ऑस्ट्रेलिया में, फिर ये शिफ्ट हुआ इंडिया में, उसके बाद ये शिफ्ट हुआ यूएई में, तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखें, सोल्यूशन तो यही है, कोविड की वजह से जो है क्रिकेट की सरगर्मियाँ सब जगह ऑफ हुई थी और जिस तरह से इंडिया में डिबेट चल रही थी बहुत ज़्यादा, वहाँ पर ये मैचेस नहीं हो सकते। फिर यहाँ पर दुबई में कराया गया और एक्सपो भी लगी हुई थी वहाँ पर, जिस तरह से आईसीसी भी वहाँ पर है, क्वार्टर आईसीसी का वहाँ पर है। और जितनी भी साल में क्रिकेट होती है मेरे ख्याल में, जितनी भी अंडर 19 लेवल पे हो, चाहे ए टीम्स में हो, चाहे कैंपिंग जितनी भी होती है टीमों की, वो दुबई में होती है। तो उनको ये सूटेबल लगा और नया ग्राउंड भी बना हुआ था, दुबई स्पोर्ट्स सिटी का अच्छा ग्राउंड है। उसके बाद शारजा जैसा मशहूर ग्राउंड है जहाँ पर 90s के वनडे हो चुके हैं, अच्छी पिचेस थी, मगर लो स्कोरिंग मैचेस शुरू में देखने में आए। ये वही ऑस्ट्रेलिया की टीम है जहाँ पर 118 रन पे आउट हो गए और आज वो 176 रन, 178 रन, 190 रन भी चेस करने के लिए सलाहियत रखते हैं। तो गेम प्लान होता है। अच्छा, आप काफी ग्राउंड्स पे खेले, कि हमेशा से ऐसे ही हुआ है कि विन द टॉस विन द मैच? बिल्कुल ऐसा ही रहा है, क्योंकि ड्यू फैक्टर आता रहा है, जैसे हम देखते रहे हैं कि डेजर्ट की पास ये ग्राउंड होते हैं। और बॉलिंग में जिस तरह से पाकिस्तान जब बॉलिंग कर रहा था तो वही सिचुएशन आई थी, बॉल रिवर्स इतना नज़र नहीं आ रहा था, जिसमें रिवर्स शॉट भी लगे, स्कूप शॉट भी लगे, पैडल शॉट भी लगे। तो ज़्यादातर बैट्समैनों को सपोर्ट मिल रही थी इन पिचों पर। ड्राई पिच थी, इंग्लैंड की तरह मॉइस्चर नहीं होता यहाँ पर दुबई में, और ऑस्ट्रेलिया की तरह मॉइस्चर नहीं होता, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया ऑस्ट्रेलिया ने स्पेशली। और इनके फिगर्स अगर देखें आप बॉलिंग के, तो हम वही बात कर रहे थे, हेजलवुड 3 आउट कर रहे हैं, 16 रन देके, इनके फिगर्स जो हैं 22 रन के हैं, 5 आउट देके, 4 आउट करके 18 रन है, 20 रन है। तो ये इकोनॉमी रन रेट का बड़ा फर्क रहा है, क्योंकि आपका सपोर्टिंग रोल जो है आपकी बॉलिंग होती है, उसके बाद बैट्समैन जो है वो रिजल्ट लेके आते हैं। और वही हुआ ऑस्ट्रेलिया के लिए कि 8 विकेटों से उन्होंने बासानी ये मैचेस जीते। फिर आपको कब ऐसा लगा जब ये टॉस हार गया न्यूजीलैंड, उसको पहले बैटिंग की दावत दी, तो आपको भी यही फील आ रही थी कि न्यूजीलैंड के हाथ से ये फाइनल निकल गया क्योंकि वो टॉस हार गए? नहीं अली, जैसे आपने अभी पहला सवाल महमूद भाई से किया था ना कि यार ड्यूब थी और टॉस था, ये एक्सक्यूज नहीं होता प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए। खाते पीते पूरे हैं, पैसे पूरे लेते हैं, तो ये कौन से ड्रामे है कि यार ड्यूब पड़ गई। तो भाई तुमने सारी प्रैक्टिस क्यों नहीं करी? मुझे याद है अच्छी तरह नबीबिया के अगेंस्ट जब पाकिस्तान टॉस जीता था तो बाबर आजम ने उस वक्त ये कहा था कि अब हम ड्यू में ज़रा बॉल करके चेक करेंगे, क्योंकि हमने आगे सेमीफाइनल खेलना है जाके। तो जब ये सूरत हाल हो, आप चैलेंज ले रहे हो, तो फिर आपके पास कोई एक्सक्यूज रहना नहीं चाहिए। आपने हर कंडीशन के अंदर भाई परफॉर्म करना है। ये आप हार मान गए तो हार मान जाएंगे, ये मत बोलेंगे यार टॉस की वजह से। वो दूसरा ये कि जो सबसे ज्यादा एडवांटेज था इस वर्ल्ड कप को जीतने का, वो पाकिस्तान के पास था, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ ही बैटिंग थी। चलते हुए बाबर आजम ने यही कहा था आपको। अब आप मुझे ये बताइए, जो फिगर मैं आपको बताऊंगा वो आप खुद भी चेक कर लीजिएगा जाके। जो स्ट्राइक रेट है टॉप ऑर्डर्स का, उसमें जोस बटलर 152 पे जा रहे हैं, वार्नर आ जाए 149 पे, केएल राहुल 152, रोहित शर्मा 151। अब आप मुझे बताइए 124 और 126 के
स्ट्राइक वाले जो टॉप ओपनर्स थे आपके, उन्होंने क्या इसमें शेयरिंग करी? आप बताइए, 14-14, 15-15 ओवर तक आपके बल्लेबाज खड़े रहे। आपने एक बड़े मैच में आकर अपने बॉलर्स पे सारी जिम्मेदारी डाल दी, और बॉलर्स ने आपको देखा होगा कांपती टांगों के साथ किस तरह से बॉलिंग करी है। फील्डर से कैच छूटते रहे, बॉलर 3-3 छक्के खाते रहे। तो जब आप इस सूरत हाल को लेकर जाएंगे और एक्सक्यूजेज ढूंढेंगे कि टॉस की वजह से हो गया या ड्यू की वजह से हो गया, नहीं यार, ये प्रोफेशनल गेम है, आपको पूरा तैयार होकर जाना पड़ता है ताकि आपको जवाब देने के लिए आपके पास कोई ना कोई लॉजिक हो क्रिकेट में। मगर ये कि पाकिस्तान ने एक अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ने बुरा किया, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला इस वर्ल्ड कप में। कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि यार पाकिस्तान यहां तक पहुंच जाएगा, यानी कि आपको इंडिया के मैच के बाद तो यकीन हो चला था कि यार आपके जो बैटर्स हैं आपको वो उस जगह पे ले जाके खड़ा कर देंगे जहां पर आप जो है वो अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। मगर आखिरी के 3 मैच, अली एक लास्ट बोल दूं, आखिरी के 3 मैचेस जो पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड, नमीबिया और अफगानिस्तान के खिलाफ के लिए, यहां पर मुझे लगा कि 6 ओवर के जब आपके पास 50 रन बनाने वाले टॉप ऑर्डर नहीं है तो फिर आप बड़े मैच में आके आप फंस जाएंगे। आप ये देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये वो टीमें हैं जो 4 बांग्लादेश से हारे ऑस्ट्रेलिया, 3 न्यूजीलैंड हारा बांग्लादेश में, उसके बाद ये वर्ल्ड कप में आए जहां पर इनका कोई भी खिलाड़ी नहीं खेला बांग्लादेश के अंदर। ये पूरी सीरीज हार कर आए, उन्होंने कॉम्बिनेशन ट्राई किया। मैं पूरा टूर्नामेंट ही सम अप कर दिया एक छोटे से सवाल के जवाब में एफए भाई ने, और आज लगता है पूरी तैयारी के साथ आए थे, पूरी किताब याद की हुई है, वो पूरी अभी एक ही सवाल में बता दी। अब मैं सोच रहा हूँ अगले सवाल इनसे क्या करूँ, सारा तो आज ही इन्होंने पूरा सबक बता दिया। लेकिन इस वक्त जो हमारा सेगमेंट है जनाब, वो है, आपको मालूम है एफए भाई बहुत मुझे चार्ज लग रहे हैं, बहुत एनर्जाइज लग रहे हैं, लगता है कि इंडिया ने शायद कोई नई सीरीज प्लान कर ली, शायद उस तरफ खेलने के लिए जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो लेस का हॉट वेवी फ्लेवर है उसको एंजॉय करेंगे, असरदा साहब का पसंदीदा सेगमेंट है। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे इस फाइनल के हवाले से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और आप देख रहे हैं जश्न वर्ल्ड कप, और ये आज चूँकि फाइनल अपने अख्तिताम को पहुंच चुका है और ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेटों से इस फाइनल में कामयाबी हासिल की है। तो इस इवेंट का ये आज का हमारा आखिरी शो है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज सामने आई। आज जो डेविड वार्नर ने बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी उनकी उम्दा बैटिंग के बाइस करार दिया गया। लेकिन आज के मैच के मर्दे बहरान रहे मिचेल मार्श ने बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया और हम सबके दिल जीत लिए, और जब दिल जीत लिए तो फिर हम सबकी जान भी बन गए। यहाँ ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया मिचेल मार्श ने, और क्रिकेटिंग फैमिली से इनका ताल्लुक, मिचेल मार्श, शॉन मार्श और इनके फादर जो थे जेफ मार्श, जो 87 की वर्ल्ड कप की फातेह टीम के रुकन थे, और इसके साथ साथ जिम्बाब्वे के एक प्लेयर थे, वो आपको याद होंगे कि मरे गुडविन, वो जो थे वो जेफ मार्श के दामाद भी हैं। तो एक पूरी क्रिकेटिंग एक इनकी इन्वायरमेंट है, पूरी क्रिकेटिंग इनकी फैमिली है, बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। हसन क्या कहेंगे इस उम्दा ज़बरदस्त कारकर्दगी के हवाले से? बहुत कारकर्दगी है जी, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, जिस तरह से ऑजीज खेलते हैं। और जहाँ पर आपने ब्रदर्स की बात की है तो हमारे दौर में स्टीव और मार्को ब्रदर्स भी खेल रहे होते थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत ज़बरदस्त। व्हाट अ टाइमिंग ऑफ द प्लेयर, जो मार्क बहुत थे, बहुत एक्चुअलिटी, बहुत ज़बरदस्त खेलते थे। शुएब अख्तर को उस दौर में स्टाइलिश प्लेयर हैं। और उसके बाद जो डेविड हसी, फिर माइकल हसी आए टेन्योर में ऑस्ट्रेलिया में, ब्रदर्स जो हैं वो भी उन्होंने बड़ा धमाका किया, 8 टीमों में बहुत टूर किए। अगर इनकी फर्स्ट क्लास एवरेज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा 54, 58 फर्स्ट क्लास में इनकी एवरेज रही है। तो यही हम बात कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में जो है, मॉडर्न क्रिकेट जो है उसको किस तरह से खेलना है, वो नज़र आ रही है इनमें। मैथ्यू हेड जैसे जिस तरह खेल रहे थे, उसके बाद दीगर और प्लेयर खेल रहे हैं, तो क्रेडिट जाता है जस्टिन लैंगर को कि उन्होंने अपने टर्नओवर में तो बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, मगर डिलीवर करने की चीज़ होती है, वो डिलीवर करी और प्लेयर में वो चीज़ें नज़र आई, जिस तरह से बैक फुट पंचिंग खेल रहे हैं और फ्रंट फुट पर जाके खेल रहे हैं, बॉल को बॉडी पे लेके खेल रहे होते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन की क्लास यही होती है कि जब भी वो शॉट खेलते हैं तो स्ट्रेंथ से खेलते हैं अपनी, और वो मिचेल मार्श ने आज जाहिर किया कि बड़े मैच के बड़े प्लेयर्स, बड़े खिलाड़ी वो फाइनल में, सेमीफाइनल में ऐसे खेलते हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड ने महमूद क्या गलतियाँ की कि उनके हाथ से फिर ये मैच निकल गया? ठीक है, टॉस तो एक है, लेकिन प्रोफेशनल टीम है, टॉस हार के कोई बात नहीं, लेकिन गलतियाँ क्या की हैं न्यूजीलैंड ने? बीच में मैंने देखा कि स्टार्ट अच्छा लिया था, पहले 4-5 ओवर में एकदम अच्छा खेल रहे थे, वहाँ पर जब गुप्टिल की विकेट गिरी है उसके बाद थोड़ा सा इनका ये थोड़ा स्लो हुए, और जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम आई। क्योंकि जब आपका रिदम बन जाए ना तो उस रिदम को नहीं तोड़ना चाहिए, उसको थोड़ा फिर आगे जाके विलियमसन ने
स्टार्ट लिया, छक्के लगाने शुरू किए, एक्सेलरेट किया स्कोर को, लेकिन वो जो बीच का जो टाइम था ना, वहाँ पर अगर उसी मोमेंटम से चलते रहते तो मेरे ख्याल से ये है 190 प्लस कर जाते। लेकिन मेरे ख्याल से वहाँ पर जो इन्होंने थोड़ा सा बीच में आके जो 6 से 10 ओवर का जो टाइम था ना, वहाँ पर उन्होंने कम रन बनाए। मैं इसको ये समझो कि सेम वही गलती की जो पाकिस्तान ने की, क्योंकि इन्हीं ओवर्स में पाकिस्तान ने भी गलती की। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मोमेंटम को वो टूट गया। अगर आप देखें पहले शुरू के 4 ओवर में एकदम बन गए थे रन्स, अराउंड 30-32 रन बन चुके थे, और फिर 10 ओवर के अंदर वही 60 रन के ऊपर आ गया, तो फ़र्क पड़ गया ना। वही वो एक्सलेट करते रहते तो वो 10 ओवर के अंदर 75 to 80 रन हो जाते, तो अगले 10 ओवर के अंदर आप 100 रन बनाते तो ये फिर क्या ये कैलकुलेशन फिर क्या न्यूजीलैंड के जहन में नहीं थी, क्योंकि वो देख चुके थे तकरीबन ऑलमोस्ट इतना ही स्कोर पाकिस्तान ने भी किया था, और इसी तरह से जो एक ओवर पहले चेस किया ऑस्ट्रेलिया ने, तो क्या ये कैलकुलेशन न्यूजीलैंड की मैनेजमेंट के जहन में नहीं थी? नहीं, मेरे ख्याल में 20 रन शॉट था न्यूजीलैंड। सीधी सी बात है, डेविन कॉनवे फ़र्क था। आज यकीनन न्यूजीलैंड को नुकसान उठाना पड़ा एक बड़े मैच वाले दिन। मगर ये नीचे अगर आप देखें, केन विलियमसन ने आज पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया, आज फाइनल में वो लड़े बिल्कुल। और दोनों की राइवलरी आप देखें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की तो हमेशा से रही है क्रिकेट में। इवन गेम होता है, कुछ नहीं पता होता कौन जीतेगा। 10-15 रन थोड़े से शॉर्ट थे, अगर वो पूरे होते तो मैच लास्ट बॉल तक जाता मेरे ख्याल। और जो राइवलरी की बात करें तो दोनों टीमों के दरमियान जो सीरीज़ खेली जाती है वो चैपल हेडली सीरीज़ कहलाती है। जो चैपल के नाम से जो एक चैपल फैमिली है, इस तरह ये ब्रदर्स की बात की हसन रजा ने, तो चैपल ब्रदर्स हैं वो, और फिर हेडली का जो कंट्रीब्यूशन है न्यूजीलैंड के लिए, तो चैपल हेडली सीरीज़ है वो खेली जाती है। इसी तरह इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो सीरीज़ खेली जाती है वो बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ कहलाती है। तो ये राइवलरी जो है वो दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो है वो काफ़ी रही है। हसन, अगर यहाँ पे अगर बात करें तो जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने इनिंग का आगाज़ किया है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान को क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी ताकि हम भी इस किस्म की क्रिकेट खेल सकें अभी, क्योंकि अगले वर्ल्ड कप में थोड़ा सा टाइम है? देखिए, अभी जिस तरह फीवे बता रहे हैं, स्टैट्स बताए बैटिंग ऑर्डर के, टॉप ऑर्डर के प्लेयरों के, मॉडर्न क्रिकेट में आपको स्ट्राइक रोटेट करना पड़ता है। और ना सिर्फ कि हम एंड पे आके 10 ओवर के बाद हम देख रहे थे कि रिलायबल हो गए। टॉप ऑर्डर्स ने अगर 50 रन कर लिए हैं, 70 रन कर लिए, चाहे बाबर आजम ने किए, रिजवान ने किए, जो प्लेयर हैं वो बॉल टू बॉल नहीं खेल रहे हैं और हमेशा से डायरेक्ट बैट्समैन आके एकदम से लंबे शॉट्स नहीं खेलता है। वो क्रिकेट हमें देखने में ऑस्ट्रेलिया में नजर आई कि जब रन रेट का एक टाइम आ रहा था, जब आपके मैचेस खत्म हो गए थे राउंड के, तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है वहां पर 5 ओवर में 74 रन चेंज कर लिए, बल्कि पावर प्ले में वो रन खत्म कर दिए। तो जैसे जैसे मॉडर्न क्रिकेट आती रहती है उस हिसाब से आपको खेलना पड़ता है। वो चीज़ हम अपना नहीं रहे पाकिस्तान क्रिकेट में। हमें स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए, और जब पार्टनरशिप लगी है दो दरमियान बैट्समैनों के, तो फ्लो में खेलें, आप बॉल टू बॉल खेलें जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया खेल रहे थे। हम बात कर रहे हैं कि मैथ्यू वेट जो है जिस तरह से खेले हैं, उन्होंने स्वीपें मारी सारे शॉट के लिए, तो आपको एक सिग्नल मिल जाता है। अब वो दौड़ नहीं है कि आपके पास पर्ची आती है ग्राउंड में या कोई वाटर पानी क्या लेके आता है, वो बताता है कि आप 11 रन के एवरेज आ गया इस तरह खेलने से। ये एक गेम प्लान होता है, और गेम प्लान के हिसाब से आपको सिचुएशन के हिसाब से खेलना पड़ता है अपना। आप एज ए कोच, अगर आप कोच हो तो क्या आपकी एडवाइस होगी कि ये पावर प्ले है, इसमें क्या टारगेट आप देंगे कि मॉडर्न डे क्रिकेट की अडॉप्ट अगर करें तो? देखिए, अगर आप पहले 6 ओवर के अंदर अगर आप मेरे ख्याल से 50 रन कर लेते हैं और विकेट नहीं गिरती आपको, तो फिर आपको इज अराउंड 180-190 रन करने चाहिए। लेकिन हमने देखा पाकिस्तान टीम 50 रन तो मेरे ख्याल से किसी मैच में भी अचीव नहीं हुए। अभी 45 हमारा, और उससे पहले इंडिया का 43 किया। और देखिए, जब विकेट नहीं गिर रही और आपकी बैटिंग भी अच्छी है, तो यू हैव टू, आप जाओ तो कहीं नज़र तो आए। इवन स्कॉटलैंड के खिलाफ भी अगर आप देखें तो आपने क्या किया, मैं आपको हमेशा से ये बात कर रहा था कि आपने उस मैच में अगले मैच की तैयारी नहीं की। अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो आप कहते हैं ना कि हम बड़े मैच की तैयारी कर रहे हैं कि हम उसमें बॉलिंग करेंगे, तो आपने क्या तैयारी की? आपने 6 ओवर के अंदर वही 32 रन बनाए, तो क्या फ़ायदा किया? मैं यही आपसे कह रहा था, अगर आखिर में शोएब मलिक वो रन नहीं बना पाते, वो जो शॉर्ट पिचे किए लेग स्पिनर ने, तो आप कितने रन कर रहे थे? मैक्सिमम 155-160 रन कर रहे थे। तो आप तो तैयारी कर ही नहीं रहे थे ना। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो नजर आती हैं चीजें कि हाँ आप जा रहे हैं, आप गेंद के ऊपर जा रहे हैं, आप रन्स की तरफ जा रहे हैं। आपका सोच 200 की है, आपकी सोच ही नहीं थी 200 की। ठीक है, मैं तो यही सवाल जो मैंने आपसे किया था उसको थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ, एफी भाई की तरफ आता हूँ। लोग ये बात करते हैं कि जी आपका जो ओपनिंग प्लेयर है, जब एफी भाई भी अभी बात करते हैं कि ओपनिंग प्लेयर है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलता है। अब एक डिबेट यहाँ पे ये पैदा होती है कि ठीक है, आपका जो ओपनिंग प्लेयर चल रहा है, जैसे होता है बाबर आजम का एक माइंड सेट है, वो उससे हटने को तैयार नहीं है, रिजवान और बाबर ही करें। फिर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आसिफ अली जैसे 2-3 प्लेयर, जो चीज़ बेहतर चल रही है उसको रहने दें, आसिफ अली जैसे 2-3 प्लेयर बीच में इंडक्ट कर दें ताकि उस रन रेट को मेंटेन कर लें जो शुरू से शायद नहीं मिल सका? ये थोड़ी होता भाईजान, ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्रॉस बैटेड शॉट मार के एक्सेलरेट करेंगे रन। आप इनको देखें ना, वार्नर को मार्श ने क्या किया है,
शॉर्ट पिच बॉलों को इम्प्रोवाइज किया, कट को ऊपर से मारा है, पुल मारे हैं इन्होंने, गैप्स में शॉट खेले, नीचे भी खेले, वहां रन्स बनाए भाई उन्होंने। ये थोड़ी किया कि एक ही तरह आप खड़े हैं आके और सोच आपकी है कि मैं इधर मारूंगा छक्का, इधर बॉल नहीं मिली तो आप आउट हो गए। ये सोच नहीं होती, बॉल टू बॉल वो खेल रहे हैं। अगर आप उनकी इनिंग को नोट करें, अगर पिछला मैच भी आप देखें वो किस तरह उन्होंने बॉल को देखा और फिर मारा छक्का। ये नहीं किया कि बस घुमाया, प्री प्लान नहीं किया। जिस दिन लग गए, जिस दिन नहीं लगे तो इम्प्रोवाइजेशन की कभी है इम्प्रोवाइजेशन नहीं यार, अली इम्प्रोवाइजेशन नहीं। मैं आपको सच्ची बात बता दूं, पाकिस्तान क्रिकेट में जो फियर फैक्टर है वो असल वजह है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की। मैं सच्ची बात कर रहा हूं आपसे। अभी मैंने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैंने आपको बताया ना कि बांग्लादेश के अगेंस्ट बांग्लादेश ने तारीख में पहली दफा ऑस्ट्रेलिया को हराया 4-1, तारीख में पहली दफा हराया 3-2। उसकी वजह क्या थी कि ये दोनों टीम्स अपना कॉम्बिनेशन ट्राई करती रहे, ऐसे लोग भेज दिए जिनको कोई ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं जानता होगा। फियर फैक्टर यानी कि वो अपनी पूरी बेंच को खिला रहे थे वो। ठीक है, आप इंग्लैंड के अगेंस्ट डी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं, पूरी टीम खेल रही है आपकी बेंच साथ घूमे जा रही है, और बेंच पे जो लड़के बैठते हैं जब वो वापस डोमेस्टिक में आते हैं तो पता चलता है कि 2 साल पीछे चले गए, उनसे ज्यादा रन करने वाला खिलाड़ी वापस आ गया। अब वो दोबारा से परफॉर्म करें डोमेस्टिक में ऊपर आने के लिए, आप ये कर रहे हैं भाई खिलाड़ियों के साथ। आप लिए घूम रहे हैं 2-2 साल से, कामरान गुलाम हो, अब्दुल्ला शफीक हो, धानी हो, XYZ, इतने लड़कों के नाम बताऊं। वो भाई जब बाबर, रिजवान और अपने आसिफ अली और शुएब मलिक, हफीज को ही खिलाना है तो फिर ये लड़के लेके को घूमते हो 2-2 साल, उनका डोमेस्टिक भी तेल कर देते हो, उनको खिलाते भी नहीं हो और आखिर में ड्रॉप कर देते हो। तुम अजीब चक्कर है भाई। 5 T20 में इफ्तिखार को आपने ले तो लिया आपने बांग्लादेश पे, उसके 5 आखिरी T20 में 60 बॉलों पे 48 रन है भाई। नेशनल T20 अगर क्राइटेरिया है तो फिर सबके लिए रखो ना, फिर इफ्तिखार के लिए क्यों रखा हुआ है? ठीक है, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट में कैसे बेहतरी हो सकती है। अभी हम सीजन में देख रहे हैं 28 सेंचुरियां इस सीजन में अब तक का बन चुकी हैं। रिजल्ट्स भी मैचेस के सामने नहीं आ रहे हैं, तो हमें अपने पिचेस के म्यार को भी बेहतर बनाने की जरूरत है। इस पर बात करेंगे क्योंकि डोमेस्टिक के दोनों बड़े परफॉर्मर इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं, महमूद हामिद और हसन रजा। इनसे जानेंगे कि डोमेस्टिक क्रिकेट में पिचेस का म्यार बना के हम अगले वर्ल्ड कप की तैयारी किस तरह से कर सकते हैं। लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर गुफ्तगू को मजीद कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले कमर रजा हिफ़्ज़ी साहब बात कर रहे थे कि जब आपने प्लेयर्स को खिलाना नहीं होता तो फिर इनको बेंच पे ले जाके क्यों उनका डोमेस्टिक का सीजन भी ज़ाया करते हैं और इतने सारे प्लेयर्स को आप लेके जाते हैं और फिर उनको वहाँ पे मौके नहीं मिलते। महमूद हामिद साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हिफ़्ज़ी साहब बात कर रहे थे, कमर रजा हिफ़्ज़ी साहब के इतने सारे प्लेयर्स आप क्यों लेके जाते हैं जब आपको उनको खिलाना नहीं होता? अभी धानी पर भी काफ़ी डिबेट हो रही है इस हवाले से। बड़े अच्छा नहीं लग रहा था कि एक जगह पर डिबेट हो रही थी और इस तरह उसको पोर्ट्रे किया जा रहा था कि धानी क्यों गया, धानी ना पानी पिला सकता है, ना धानी ग्राउंड में जा सकता है। फिर एक चीज़ दिखाई गई कि वहाँ केक सेरेमनी हो रही है, फिर धानी भी एक यंगस्टर, एक पैशनेट इंसान, वो अगर वो सर्व भी कर रहा है, अगर लोगों को अपने सीनियर्स को दे रहा है तो उसका मजाक इस तरह है कि धानी इसलिए गया था कि केक सर्व करे वहाँ पे। तो हम लोग तो समझ में नहीं आता ना, एक यंगस्टर्स को अगर वो ये देखता है और ये चीज़ें उसके दिमाग में जाती हैं कि मेरे साथ इस तरह लोग ने बातें की हैं तो अच्छा नहीं लगता। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम ही सेलेक्ट गलत हुई थी। देखें, आपने एक विकेट कीपर रखा हुआ था, आपने 18 का स्क्वाड अनाउंस किया था। अगर विकेट कीपर को आपको पता था आपने रिजवान को खिलाना, सरफराज को नहीं खिलाना, आपने सरफराज को क्यों रखा 15 के अंदर? अगर रिजवान को कुछ हो जाता, रिजवान अनफिट होता तो उसकी जगह सरफराज आ सकता था ना टीम के अंदर, तो आपने 15 में क्यों रखा? अब हसन अली ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, आप दानी को, अगर दानी 15 में होता तो दानी खेल सकता था ना। देखिए प्रॉपरली अगर आप खिलाना नहीं था, नहीं तो वसीम जूनियर का ऑप्शन भी तो था ना। हाँ। तो आपने तो टीम ही गलत बनाई ना मेरे भाई। आप यहाँ पर दोस्तियां यारियां या अपनी लाइक्स डिसलाइक्स के चक्करों में चलते हैं यार, आप पाकिस्तान के लिए नहीं करते। अच्छा, ये जो इन्होंने बात की, आपने तो बहुत ही कम उम्र में आगाज किया, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि छोटा समझ के ये जूनियर समझ के कोई इस तरह का एक्सप्लॉइट? बिल्कुल बिल्कुल हुआ बहुत दफ़ा। और पाकिस्तान में वाहिद में प्लेयर हूँ शायद कि 14 साल में जब मैं खेला हूँ तो 7 दफ़ा मैंने कम बैक किया पाकिस्तान टीम में, क्योंकि
15-16 साल की उम्र में मुझे कहा गया था कि जी अभी डोमेस्टिक खेलने दें इनको, डोमेस्टिक नहीं, ये तो आपसे कहा गया ना, लेकिन जब आप टीम के ड्रेसिंग रूम में थे, कभी किसी ने कहा कि यार पानी पिला दो, कभी किसी ने ग्लव्स उठा दो, कभी किसी ने कहा कि मेरा बैग उठा दो। बहुत सारी चीजें करते तो मैं नहीं कह रहा, रहे एज ए सीनियरिटी पे करते रहे, और क्योंकि उस टाइम पे उस दौर में प्लेयर बहुत बड़े होते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे, एज रिस्पेक्ट में हम लोग जो है उनको करते थे, और छोटी मोटी चीजें होती थी, किसी के जब बैट्समैन आउट हो गया तो पैड चुका दिए, ग्लव्स दे दिए, ये चीजें होती थी, मगर नेगेटिव वे में डिग्रेड नहीं किया जाता कि भाई बहुत ही जूनियर तुम अभी नहीं खेलोगे, ऐसे नहीं हो, टीम में तुम्हारा नाम क्यों आया, मगर उनसे सीखते थे, मोटिवेशन देते थे हमें वो, मगर एज सीनियरिटी पे इतने बड़े बड़े नाम थे, और 70 टेस्ट खेले हुए, 7 टेस्ट खेले हुए थे इस दौर में, तो उनसे क्रिकेट सीखने को मौका मिलता था। अभी जिस तरह भी महमूद बता रहे हैं कि ये बातें हुई हैं या ऐसी बातें होती हैं कि वो पानी पिलाने गया है, वो किस लिए गया, सिर्फ धानी को क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं, खुशदिल भी तो गया हुआ है वहाँ। जी, और भी हैं, बहुत सारे प्लेयर भी हैं, उनको करना चाहिए, मगर पाकिस्तान के लिए जब खेल रहे हैं, एक नेशन के लिए खेल रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वो कराची का हो, लाहौर का हो, पिंडी का हो, इस्लामाबाद का हो, पाकिस्तान के लिए खेल रहा होता है। और कभी भी ऐसी डिबेट्स, ऐसी लैंग्वेज जो है वो दूसरी कंट्रीज में नहीं होती हैं, मगर ये इसमें बोर्ड में मैनेजमेंट के लोग होते हैं, और जो भी लोग हैं वो इसको सेल्फ रिस्पेक्ट जो है इसको लेकर चला करें। अभी ना दोस्ती यारी की बात की, एक दोस्ती भी तो हुई आपके दोस्त की, 2 दोस्तों के दरमियान दोस्ती हो गई है। हाँ, दोनों दोस्तों के दरमियान दोस्ती तो हो गई है, मगर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि यार ये इतनी दफ़ा माफ़ी मांगने के बाद जब ये सब कुछ एक ही जगह खड़े होकर करना था नुमान न्याज ने, तो फिर यार ये तो कहीं पे भी इसकी वीडियो डालने की क्या ज़रूरत थी? मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इंस्पायर है क्या नुमान न्याज? क्या हर चीज़ की वीडियो डालनी है? 6 दफ़ा माफ़ी मांगी, उसकी भी वीडियो डाली, अब फिर माफ़ी मांगी। शोएब की शक्ल से देख के लग रहा है मुझे कि बाय फोर्स उनसे करा लिया गया और उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, अगली फ्लाइट। अच्छा, फिर मैं इसका रीज़न क्या, आपको लगता है कि जितना बड़ा जुर्माने की रकम है, एक शोएब के एस्पेक्ट से वो उन्होंने वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, और यहाँ पे जाहिर सी बात है ऑफर हुए हैं डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब का एक बड़ा नाम है एंकरिंग के हवाले से, तो शायद ये इस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ हुआ कि दोनों को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। देखिए यार, नुकसान शोएब अख्तर का था, मैं आपको पहले भी बता चुका था, शायद इससे पहले हमारी बात हुई थी। टेक्निकली शोएब अख्तर गलत थे, मगर अगर आप ये देखें कि क्रिकेट के हिसाब से देखें तो शोएब अख्तर के साथ जो नुमान न्याज ने किया था वो भी बहुत गलत था, और इतनी दफ़ा माफ़ी मांगने के बाद आखिरकार दोनों दोस्तों में दोस्ती हो गई। खुशी मुझे ज़रूर है, मगर सवालात शोएब भाई की शक्ल के ऊपर हैं, क्योंकि उनकी शक्ल से लग नहीं रहा। अच्छा, ये तो देखें जो तो माफ़ी जो ये 2 इंडिविजुअल्स के दरमियान हुई है, और 2 30 साल की दोस्ती के वास्ते दे देकर हुई है, वरना डॉक्टर साहब पे जस्ता नहीं था कि डायरेक्टर स्पोर्ट्स पीटीवी हर दूसरे शो के अंदर हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग रहा है, ठीक है। तो अब ये 2 इंडिविजुअल के दरमियान दोस्ती है, लेकिन उस नोटिस का क्या होगा जो एक सरकारी इदारे ने भेजा है, जो मेरे आपके पैसे से चल रहा है, उस नोटिस का क्या होगा जो डैमेज का नोटिस भेजा है? नहीं यार, मेरे ख्याल में फवाद चौधरी जो आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो भी इसमें मौजूद थे, उनसे भी ये सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि यार नोटिस जारी हो जाते हैं फिर वो बाद में वापस हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में नोटिस की इतनी अहमियत नहीं थी जितनी इन दोनों की चल रही थी, वो ज़्यादा अहमियत थी। अफसोस मुझे इस बात का है कि ये अगर मामला तय होने थे पाकिस्तान के सेमीफाइनल से पहले हो जाते, ताकि ये दोनों शख्सियात किसी शो में बैठकर पाकिस्तान की सेमीफाइनल में कम से कम इनपुट ये वाली तो डाल के रखते ना कि पाकिस्तान जीतेगा। तो यार इन दोनों की ये जो ये मसला था, ये इससे बड़ा मिस किया इसके और फिर लोगों को भी बेहतर तज्जिए तबसरे सुनने को मिलते, क्योंकि दोनों ही भारत बड़े नाम है हमारी। अब ये बज़म, ये जो हमारी सभा है, ये अब बिल्कुल अपने इख्तितामी लम्हात की जानिब है। हमारे मेहमान हसन रजा साहब, हसन कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? आखिरी ओवर है, मैंडेटरी ओवर है, क्या कहेंगे? आपको नहीं तंग नहीं किया। थैंक यू मच एंटायर टीम का, जी स्पोर्ट्स का स्पेशली, क्योंकि मैं वहाँ मुकीम हूँ इस्लामाबाद में, अपनी अकेडमी को रन कर रहा हूँ, तो काफ़ी अर्से बाद यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म भी मिला और मज़ा आया। सारे सीनियर महमूद भाई हैं, एफी भाई हैं, स्पेशली आप हैं, और प्रोड्यूसर नकी भाई हैं, उनका थैंक यू वेरी मच कि वहाँ मुझे यहाँ पर वहाँ से यहाँ बुला के इनवाइट किया गया। 14 साल की उम्र में 140 साल तो मुझे इस कुर्सी पे हुआ है। नहीं, 25 दिन 26 दिन हुए, मगर वर्ल्ड कप ड्यूरिंग द मैचेस चल रहे थे, तो अच्छी डिबेट होती रही, अच्छी डिस्कशन होती रही, और पाकिस्तान को मायूस नहीं होना चाहिए। आगे भी वर्ल्ड कप आ रहा है, आगे बांग्लादेश की सीरीज है, पाकिस्तान के लिए जो है नाम रोशन करते रहे, अच्छा खेलें, पॉजिटिव साइन होना चाहिए। हम भी दुआ करेंगे आपकी एकेडमी इसी तरह चलती रहे, आप कैरियर और मस्जिद माशाल्लाह आप प्रोग्रेस करें। मैं आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप तो हमारे कंटिन्यू डेफिनेटली, मैं तो खैर आपके वैसे प्रोग्राम्स में भी होता हूँ, लेकिन आपकी जो स्पेशल इवेंट्स होते हैं उसके अंदर भी मैं होता हूँ हमेशा से। अच्छा मज़ा आता है, आप लोगों का एक अच्छा माहौल है, एक रिस्पेक्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी गेस्ट को बुलाते हैं उसको रिस्पेक्ट दें। तो डेफिनेटली बहुत बहुत शुक्रिया जी टीवी की पूरी जो है, ख़ासकर नकी प्रोड्यूसर और इनकी एंटायर टीम, जो कि सारे लोग हैं, कैमरामैन आपके, जो
पीछे काम कर रहे होते हैं लोग, सबसे बड़ा उनको क्रेडिट है। डेफिनेटली उनको क्रेडिट है। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया पूरी सीरीज़ के अंदर। सिर्फ अगर पाकिस्तान फाइनल में आता और तो मजा दोबारा हो जाता है। भाई क्विकली यार अली, थैंक यू वेरी मच जीटीवी और उसकी पूरी टीम का, खास तौर पे अली सलमान आपका और आपके प्रोड्यूसर और खास तौर पे ये सारे कैमरामैन जो इस पूरे इवेंट के ऊपर जुड़े रहे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक अच्छी कोशिश के बाद जामर ना हो सका सेमीफाइनल से आगे, मगर हमारी दुआ है कि पाकिस्तान क्रिकेट आगे आने वाले वक्तों में एक अच्छे लॉरल पाकिस्तान के लिए लेकर आए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। और यहाँ मेरी तरफ से भी आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, खासतौर बहुत से शुक्रिया। आप मेहमान हैं और हमारा आपका साथ बड़ा अच्छा रहा। महमूद भाई हमेशा हमारे साथ होते हैं, इफ़े भाई मेरे मेंटोर भी हैं और आज जितना भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा उसमें इनका बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन है। मैं बारहा ये बात कर चुका हूँ, लेकिन साथ साथ हमारी पूरी एंटायर मैनेजमेंट है जिसमें निसार भाई हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमारे हेड हैं और हामिद साहब हैं कि उनका बड़ा उनका हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करेंगे। इसके अलावा हमारे जो मार्केटिंग के हेड हैं रमीज़ साहब, उनका शुक्रिया। सेल्स के आज़म हैं। इसके अलावा मेरे जो प्रोड्यूसर हैं फैज़ान नकी, मेरे कैमरामैन यासिर, सलमान, शुजा। इसके अलावा ऑडियो के हमारे जो दोस्त हैं मोहसिन हैं, अली हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। खासतौर से वो ड्राइवर हजरात, वो एडमिन के लोग तकी जो है, जो हमारे एडमिन को हेड करते हैं, जिन्होंने पूरा मैनेज किया, इनका पिक एंड ड्रॉप लॉजिस्टिक इनका सारा अरेंज किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ जो मेरी को होस्ट है जो दोपहर में शो करती हैं रानी, और उनका भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने जो बड़े अच्छे तरीके से दोपहर के शो को मैनेज किया और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से दोपहर में जो है वो मैचेस की अपडेट आपको फराहम करते रहे। मोहसिन मेहदी जो हमारे रिपोर्टर हैं, उनका शुक्रिया। इसके अलावा हमारे वकार सैयद जो रावलपिंडी इस्लामाबाद से रिपोर्टर हैं, सबा पाशा जो लाहौर से हैं, और भी जो GTV के नुमाइंदेगान जिन्होंने पूरे पाकिस्तान से अपडेट फराहम की है, मुख्तलिफ मैचेस के हवाले से जो स्क्रीनिंग हुई है उसके हवाले से अपडेट फराहम की है। वकार थे, यूसुफ जई थे, बहुत सारे लोग हैं जिनके शायद मैं नाम इस वक्त नहीं ले सकता हूँ, लेकिन आप वो अंगसंग हीरो हैं जिनकी बदौलत आज हम यहाँ बैठ के ये प्रोग्राम जो है वो कामयाबी के साथ करते हैं। साथ साथ हमारे प्रोग्रामिंग हेड जो हैं कुमैल हैदर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने भरपूर हमें सपोर्ट फराहम किया। मिनाल जो है हमारे जो प्रोडक्शन टीम के रुकन होते हैं। इसके अलावा हमारी जो सोशल मीडिया की टीम है जिसको हेड करते हैं अली आब्दी, उनका भी बहुत शुक्रिया कि हमारे सारे शोज़ सोशल मीडिया पे जाते हैं और वो एक एक चीज़ पे उस पर माइन्यूटली निगाह रखते हैं। तो एक पूरी एक एंटायर टीम है, सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी कोशिशों काविशों से आप इस शो को कामयाबी के साथ रन करने में जो है वो कामयाब हुए। लेकिन इसके अलावा हमारे स्पॉन्सर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि स्पॉन्सर्स ने भरपूर सपोर्ट फराहम की जी स्पोर्ट्स से कि इस शो को और इस शो को कामयाब बनाने में जो है वो हमारी बड़ी भरपूर सपोर्ट की। आज तक के लिए इतना। इंशाल्लाह कल फिर एक और शो के साथ, नए शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को तीनों गेस्ट के साथ, पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ और एंटायर GTV की टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।